सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाजरीन, 20वीं सदी में लड़ी जाने वाली दो खौफनाक आलमी जंगों ने दुनिया को इस बात पर कायल कर दिया कि इंसानों के तहफ़्फ़ुज़, देरपा तरक्की और तख्लीकी सलाहियतों के फ़रोग़ के लिए आलमी सतह पर इंसानी हकूक़ की ज़मानत बेहद ज़रूरी है, वक्त की ज़रूरत है और एक ऐसे इदारे के क़याम की ज़रूरत महसूस की गई जो इंसानी हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ को हर तौर पे यकीनी बनाए, दुनिया को जंग के ख़तरात और तनाज़ात के मुनसिफ़ाना हल में मददगार भी साबित हो। अच्छा, पहली जंग अज़ीम के बाद लीग ऑफ नेशंस बनी, लेकिन ये तंजीम रुकन ममालिक के मुफादात के तहफ़्फ़ुज़ का आलाकार बन गई। अब दूसरी जंग अज़ीम लीग ऑफ नेशन की नाकामी साबित हो गई, लेकिन दुनिया को इस बात का एहसास हो गया कि मसाइल और आलमी झगड़ों के हल के लिए किसी इदारे या तंजीम का क़याम ज़रूरी है और यूँ जन्म हुआ अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे का। 1945 में अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की बुनियाद 3 नकात क्या थे वो? अमन, तरक्की और इंसानी हकूक़। अमन, तरक्की और इंसानी हकूक़ पर रखी गई। इस चार्टर की रोशनी में 10 दिसंबर 1948 में अक़वाम मुत्तहिदा ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर इंसानी हकूक़ का आलमी एलामिया मंजूर किया और इंसानी तारीख़ में कह लें कि ये पहला मौका था कि रंग, नस्ल, मज़हब, जिन्स, ज़बान, सकाफ़त, मुआशी हैसियत और समाजी मरतबे से हट कर ये माना गया कि तमाम इंसान बराबर हैं और यही चार्टर दुनिया में अमन और तरक्की की ज़मानत भी करार दे दिया गया। अपने क़याम से आज तक अक़वाम मुत्तहिदा ने बहुत से मसाइल को पुरअमन हल किया, लेकिन बहुत से मसाइल ऐसे हैं जिन्हें अब भी हल करना बाकी है, जिन्हें हल नहीं किया गया और अशद ज़रूरत है कि उनको हल किया जाए। मसला फ़लस्तीन आपके सामने और मसला कश्मीर भी। मसला फ़लस्तीन और मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा के चेहरे पर बदनुमा दाग की तरह आज भी मुनसिफ़ाना हल के मुंतज़िर। आप मेरी बात से अग्री करेंगे तमाम नाज़रीन। जहाँ आए रोज़ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ होती हैं, इंसानी हकूक़ के मंशूर की बाकायदा धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं। इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का ये मामला सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट जोन्स में नहीं है, बल्कि महज़ब और जमहूरियत के जो दावेदार ममालिक हैं वहाँ पर भी अब ये खुलकर सामने आ रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत कहलवाने वाला भारत जो नारा लगाता है भारत, अगर हम वहाँ की बात कर लें तो देख रहे हैं आपकी अक़लियतों के साथ वहाँ पे क्या हो रहा है, जो सलूक हो रहा है क्या वो गैर इंसानी सलूक नहीं है? गैर इंसानी सलूक किया जा रहा है, पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ कि रुकने का नाम नहीं ले रही और ये किसी से ढका छुपा नहीं है। दुनिया देख रही है, बुरी तरह से एक्सपोज हो गई है, दुनिया देख रही है। मुसलमानों के ख़िलाफ़ वहाँ जो कुछ हो रहा है वो मेरे ख्याल से किसी से ढका छुपा नहीं है। वहाँ पे मुसलमानों के साथ जो कुछ होता आ रहा है, ऐसे जो वाक़यात हैं, उससे हिंदुस्तान की आप तारीख़ उठा के देख लें, तारीख़ भरी पड़ी है हिंदुस्तान की। मुसलमानों के ख़िलाफ़ मुसल्लह हमलों के वाक़यात से हिंदुस्तान की तारीख़ भरी पड़ी है। अब हालिया सालों में भारत में जो मजहबी जुनूनियत या आप कह लें कि वो जो हिंदुत्वा सोच है, उसने ना सिर्फ मुसलमानों बल्कि ईसाइयों को, सिखों को, जितने भी वहाँ लोग माइनॉरिटी में हैं, उन सब के लिए ज़मीन तंग कर दी है। और तो और वहाँ पे हिंदुओं में भी जो इनकी एक ये कहते हैं इनके अंदर जात पात का एक कॉन्सेप्ट है, ऊंची जात, छोटी जात, वहाँ पे जो इनके मुताबिक इनके बेचारे छोटी जात वाले लोग हैं वो भी महफूज नहीं। हिंदू भी वो महफूज है जो कि बड़ी जात वाला है, बड़ी जात वाला। ये हाल है इनका सो कॉल्ड जमहूरियत। अब नाज़रीन, इंसानी हकूक़ की पामाली सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक का ही मसला नहीं है, बल्कि ये सिलसिला तरक्की याफ्ता और सो कॉल्ड जो लिबरल ममालिक हैं वहाँ पर भी एक संगीन शक्ल में नमूदार हो रहा है। अब इंसानी हकूक़ के चार्टर की अगर बात करूँ मैं खुलकर, तो उसके आर्टिकल 18 में क्या लिखा हुआ जी? आर्टिकल 18 के तहत क्या कहता है आर्टिकल 18 के तहत हर किसी को अपने मज़हब पर अमल करने की मुकम्मल आज़ादी है। अब इस शिक में अकीदे की तबलीग कह लें, अमल, इबादात और जो मजहबी रसूमात हैं उनकी मुकम्मल आज़ादी दी गई है, मुकम्मल आज़ादी। अब फ्रांस जैसा लिबरल तरक्की याफ्ता मुल्क, वहाँ पे क्या नहीं हो रहा? इस्लामोफोबिया,
और तासुब पे मबनी जो सोच है उसने मुसलमानों पर जिंदगी तंग कर दी। फ्रांस, आपको पता है, यूरोप में वो मुल्क है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। फ्रांस यूरोप के उन ममालिक में शामिल है जहां सबसे ज्यादा मुसलमान रहते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक तकरीबन 50 लाख या शायद इससे भी ज्यादा मुसलमान फ्रांस में आबाद हैं। 50 लाख से भी ज्यादा मुसलमान इस टाइम पे फ्रांस में आबाद हैं। लेकिन क्या हो रहा है वहाँ पे, सबको पता है। फ्रांस में जो मुसलमान खवातीन हैं वो हिजाब नहीं कर सकती, चेहरे पर नकाब डालने पर, हिजाब पर वहाँ पे पाबंदी है, जिसे अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हकूक़ की कमेटी ने भी मुस्तरद करते हुए इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करार दे रखा है और इस कानून पर नज़रसानी का मुतालबा भी किया है। कमेटी ने कानून साजी पर उठाए गए जो इक़दाम उसके हवाले से रिपोर्ट में क्या कहा, ज़रा सुनिएगा कि फ्रांस इस पाबंदी की वजाहत करने में आपको पता है कि नाकाम रहा है। अब ये जो रिपोर्ट है ये कानून नहीं, लेकिन ये अदालतों पर असरअंदाज हो सकती है। और अक़वाम मुत्तहिदा की ये कमेटी चेहरे के नकाब पर पाबंदी और सिक्योरिटी के हवाले से या माशरे में कह लें कि एक साथ रहने का जो मकसद है वो हासिल करने के हवाले से फ्रांस के दावों पर कायल नहीं हुई और फ्रांस का इस पर फौरी तौर पर कोई रद्द-ए-अमल भी नहीं आया। अच्छा, अब जुलाई 2014 में इंसानी हकूक़ की यूरोपीय अदालत ने फ्रांस की नकाब पर जो मुतनाज़ पाबंदी है उसको दुरुस्त करार दे दिया और चेहरे के नकाब पर पाबंदी को मजहबी आज़ादी की खिलाफ वर्जी करार देने की दलील को मुस्तरद कर दिया। अब अक़वाम मुत्तहिदा की जो इंसानी हकूक़ कमेटी है उसने अपने बयान में यूरोपीय अदालत के इस फैसले से इख्तिलाफ़ किया और क्या कहना था उनका, क्या वो कहते हैं कि ये पाबंदी ख़वातीन को अपने मजहबी फ़राइज़ की अंजामदेही के हक़ को नुकसान है। अभी तो यूरोप में बढ़ते हुए आप कह लें कि जो इस्लामोफोबिया है उसकी पाकिस्तान की जानिब से भी हमने देखा कि भरपूर शदीद मज़म्मत की जा रही है। वज़ीर आज़म जमाए पाकिस्तान के इमरान खान साहब, उन्होंने आलमी प्लेटफॉर्म्स पर खुलकर आवाज़ उठाई और दुनिया को इसके नताइज से ना सिर्फ आवाज़ उठाई बल्कि दुनिया को इसके जो नताइज हैं उससे भी खुलकर खबरदार किया है। खान साहब का क्लिप होगा, टीम ज़रा चलाइएगा। देखा आपने, वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान साहब ने खुलकर आवाज़ उठाई और आलमी प्लेटफॉर्म पर दुनिया को इसके नताइज से भी खबरदार किए है। जो दुनिया कर रही है इस्लामोफोबिया के हवाले से हमेशा खुलकर आवाज़ उठाई खान साहब ने, इस पर उनकी जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। अब नाज़रीन, फ्रांस में जो इज़हार राय की आज़ादी है उसको जवाज़ बनाकर, यानी इज़हार राय की आज़ादी को बाकायदा जवाज़ बनाकर मुसलमानों के मजहबी जज्बात से खेला जा रहा है और ये जो मजहबी जज्बात है मुसलमानों के उसको मजरू करने का सिलसिला रुक ही नहीं रहा, कोई रोकने वाला नहीं है, कोई रोक नहीं रहा। गुस्ताखाना खाकों का जो मामला है ये नया नहीं है, 15 साल से वक्फे से उठाया जा रहा है। 15 साल कम नहीं होते, मैं 15 दिन नहीं कह रही, 15 महीने नहीं कह रही, 15 साल कह रही हूँ। सोचिए ज़रा, अब फ्रांस में गुस्ताखाना खाकों की इशाअत के बाद से अब तक मुस्लिम दुनिया की जानिब से क्या एहतजाज नहीं किया गया? खुलकर एहतजाज किया गया, हर मुसलमान ने आवाज़ उठाई और इस एहतजाज पर, मुसलमानों की दिल आज़ारी पर आपको कोई संजीदा दिखाई देता है? कोई है जो ये सिलसिला रोक रहा है? कोई संजीदगी नहीं दिखाई जा रही, बल्कि उल्टा सितम ये देखिए, यानी दिल आज़ारी भी मुसलमानों की जा रही है, उनके जज्बात से खेला जा रहा है। और दिल आज़ारी के बाद आप ये सितम देखिए कि उल्टा इश्तियाल दिलाने वाली कार्रवाइयों में तेज़ी आ गई है। और जो फ्रांसीसी सदर का मुतनाज़ बयानात थे, उनके मुतनाज़ बयानात के बाद एक तरफ मुस्लिम ममालिक में फ्रांस का बॉयकॉट जारी, आपको पता है, और दूसरी जानिब फ्रांस ने जो मुस्लिम अक़लियत के साथ गैर मुनसिफाना तर्ज़ अमल इख्तियार कर रखा है, आपके सामने ही है। आपको पता है कि फ्रांस में 76 मसाजिद को बंद कर दिया गया, 76 मस्जिदें जिनको बंद कर दिया गया है और जो दर्जनों मसाजिद ऐसी हैं या इस्लामिक सेंटर्स हैं जिनको वॉच लिस्ट में डाला जा चुका है। कहते हैं जी फ्रांस में इन मसाजिद की कड़ी निगरानी की जाएगी और ये जो कड़ी निगरानी वाला ऐलान है ये खुद वहाँ के फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला ने की है। वज़ीर दाखिला क्या कहता है बयान में? वो कहते हैं जी कि जिन मसाजिद पर हमें शक है, ये शुबा है कि वहाँ पर इंतहा पसंदाना नज़रियात को बाकायदा फ़रोग दिया जा रहा है। शक है, मेरे बात पर गौर कीजिएगा, इनको शक है या शुबा है कि इन मसाजिद में शायद इंतहा पसंदाना नज़रियात को फ़रोग दिया जा रहा है, उनको सख्त निगरानी का सामना करना पड़ेगा। अब इनको यकीन नहीं है, शक की बुनियाद पर ये मुसलमानों के जज्बात के साथ खेल रहे हैं। ये लोग हैं, ये कोई इन्हें पूछने वाला नहीं। और ये जो वज़ीर दाखिला फ्रांस के, इनके मुताबिक तफ्तीश के दौरान 76 मसाजिद को इंतहा पसंदाना नज़रियात के फ़रोग में बाकायदा मुलव्विस पाया गया। अच्छा, 16 जो मसाजिद है उसमें से 16 मसाजिद दारुल हुकूमत पेरिस में है और जो बकिया 60 मसाजिद हैं, 76 में से 16 पेरिस में और जो बाकी जो 60 हैं वो मुल्क भर के दूसरे शहरों में या कस्बों में हैं। और जो फ्रांस भर में
मसाजिद की जो मजमूई तादाद है वो 2600 से ज़्यादा है, 2600 से ज़्यादा है। अब हुकूमत ने ऐसे गैर कानूनी जो मुहाजिरीन हैं, आपको पता है, उनको भी मुल्क बदर करने का कह दिया कि जिनको मुल्क बदर कर दिया जाए, जो इंतहा पसंदाना नज़रियात की वजह से हुकाम की निगाहों में। अब इस वक्त फ़्रांस में मजमूई तौर पर कई गैर मुल्की, आप कह लें कि मुहाजिरीन इंटेलिजेंस इदारों की निगरानी में हैं और उनसे 66 को मुल्क को बदर करने का भी कहा जा चुका है। उनमें से 66 ऐसे इनको बाकायदा मुल्क बदर करने का कहा जा चुका है। 50 को बाकायदा हिरासती मराकज़ और जो दीगर 30 हैं उनको नज़रबंद कर दिया गया। ये सब कुछ वहाँ पर हो रहा है, शक की बुनियाद पर, शुबे की बुनियाद पर। इनमें से बहुत सी चीज़ों में इनको यकीन भी नहीं, जो इनकी तफ्तीश है पता नहीं वो भी किस हद तक सच है, ये कितना बड़ा प्रोपेगेंडा है मुसलमानों के ख़िलाफ़। अब फ्रांसीसी हुकूमत के इन इक़दामात से मुस्लिम कम्यूनिटी में यकीनी तौर पर शदीद बेचैनी पाई जाती है। और फ्रांस, मैं आपको अपने अल्फाज दोहरा रही हूँ कि यूरोप में सबसे ज़्यादा मुस्लिम आबादी वाला मुल्क है। सबसे ज़्यादा जो मुसलमान हैं वहाँ पर आबाद है, तकरीबन 50 लाख से भी ज़्यादा तादाद है मुसलमानों की जो वहाँ पर आबाद है। अब वहाँ पे मुसलमानों के ख़िलाफ़ ये जो इम्तियाज़ी कवानीन है बाकायदा इशारा दे रहे हैं कि फ़्रांस को इस्लामोफोबिया से ख़तरात लाहक हैं। इस्लामोफोबिया के दहशतनाक नताइज हम न्यूजीलैंड के क्राइस्टचर्च वाक़े में भी देख चुके हैं। आपको याद होगा वाक़या, किस तरह एक जुनूनी शख्स है ना, जुनूनी शख्स ने क्राइस्टचर्च की मस्जिद में फायरिंग करके नमाजियों को शहीद किया था। और ये जो वहशियाना बर्बरियत का वाक़या पेश आया था, इस पर पूरा न्यूजीलैंड मुसलमानों का हमदर्द बना। लेकिन जो एक चेहरा जो सबसे ज़्यादा नुमाया होकर सामने आया वो न्यूजीलैंड की खातून वज़ीर आज़म का था। उन्होंने मुल्क की क़यादत का, अगर मैं कहूँ कि सही मायनों में हक़ अदा किया, तो आप अग्री करेंगे मेरी बात से, सेकंड करेंगे मेरे अल्फाज। और जितनी इन खातून की इज़्ज़त की जाए, यकीन जानिए मेरे पास अल्फाज नहीं कि किन अल्फाज में मैं इनकी इज़्ज़त करूँ या मैं बयान करूँ कि मेरे दिल में इन खातून के लिए कितनी इज़्ज़त है। ये न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म है, इन्होंने बाकायदा मुल्क की क़यादत का हक़ अदा कर दिया। मुसलमानों को जो गमज़दा थे, जिनके जज्बात के साथ खेला जाएगा, उनको तकलीफ़ पहुँचाई जाएगी, उनकी दिलज़ारी की जाएगी, किन्हीं तौर पर वो गमज़दा होंगे, गमगीन होंगे, बाकायदा उनके गम में ये शामिल हुई। और पूरी दुनिया ने देखा कि इन्होंने किस तरह से अपने गेटअप से भी उनके साथ इजहार मोहब्बत किया, मोहब्बत का इजहार किया और बताया कि उनके साथ खड़ी हैं, उनके जज्बात की कदर करती हैं। इन्हें दुपट्टा सर पे डाला, क्यों ऐसा इन्होंने क्यों किया, ज़रा सोचिए। क्योंकि वो जानती थी कि मुसलमान ख़वातीन जो हिजाब लेती हैं या जो अपना सर ढांपती हैं, ये कोई हथियार नहीं है, बल्कि ये उन ख़वातीन का बुनियादी हक़ है। ये उनका इख्तियार है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। ये उन ख़वातीन का इख्तियार है कि वो क्या पहने और क्या ना पहने। कोई रियासत, कोई हुक्मरान इसमें दखल दे ही नहीं सकता। और क्यों दे कोई दखल? न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म को इस बात का अच्छी तरह एहसास था और उन्होंने ऐसे लिबास पहना जैसे मुस्लिम ख़वातीन पहनती है। कितना प्यारा अंदाज़ था उनके साथ इज़हार मोहब्बत करने का, उनके गम में बराबर के शरीक होने का, उनके जज्बात को समझने का और समझाने का कि हाँ, मैं आपके जज्बात को समझती हूँ, मैं इज़्ज़त करती हूँ। ज़रा चलाइएगा क्लिप। सुना आपने, मैं अपने अल्फाज को दोहराऊंगी कि इन खातून की जितनी इज़्ज़त की जाए उतनी कम है। और यकीन जानिए मेरे पास अल्फाज हैं कि इन अल्फाज में मैं इनकी इज़्ज़त करूँ। उन्होंने प्रैक्टिकली सबूत दी है कि ये होता है किसी मुल्क का वज़ीर आज़म जो कि समझता है बाकियों के जज्बात को भी। आपका कोई भी मज़हब हो नाज़रीन, मैं अक्सर कहती हूँ कि दूसरे के मज़हब का एहतराम करना, उसके जज्बात का एहतराम करना, ये बहुत ज़रूरी है बतौर इंसान। मैं आपको तब तक इंसान ही ना मानूं कि अगर आप किसी के मजहबी जो जज्बात हैं उनकी कदर ना करें, उनकी रिस्पेक्ट ना करें। और कभी आप किसी से डिसएग्री भी करते हैं ना, डिसएग्री करने का भी एक तरीका होता है कि आप बड़े एग्रीबल मैनर में किसी का डिसएग्री करते हैं, उसकी दिलआज़ारी किए बगैर। लेकिन दिलआज़ारी तो मेरे ख्याल से कोई मजहब नहीं सिखाता। अब देखा आपने कि किस तरह न्यूजीलैंड की जो खातून वज़ीर आज़म है, इन्होंने हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र और उनके पैगाम को बाकायदा अपनी तकरीर का हिस्सा बनाया। अब यही समझना है पूरी दुनिया को ये समझना है कि मुस्लिम एक, आप समझ लें कि जिस्म की मानंद है। कहीं भी हो, कितना भी फासला हो, कहीं भी हो और दरमियान में कितना भी फासला हो, अगर एक मुसलमान तकलीफ़ में है, अज़ियत में है, दुख में है, तो दूसरा मुसलमान खुश कैसे हो सकता है? दूसरा मुसलमान अपने मुसलमान भाई को दुख में देखकर, तकलीफ़ में देखकर कैसे खुश हो सकता है? दूसरा भी उस तकलीफ़ को, उस दुख को
उसी तरह महसूस करेगा जिस तरह वो महसूस कर रहा है। और यहाँ तो मामला ही ऐसा है कि आप पूरे मुसलमान बिरादरी के जज्बात के साथ अगर खेलेंगे तो दिल आज़ारी दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हुए मुसलमानों का उसको क्यों नहीं होगी, तकलीफ उसको उतनी ही होगी। क्योंकि यहाँ पे इस्लामोफोबिया के नाम पे आप देख लें कि मुसलमानों के जज्बात के साथ कैसे खेला जा रहा है, मुसलमानों के इमेज को ख़राब किया जा रहा है, सोची समझी साजिश के तहत मुसलमानों के इमेज को ख़राब किया जा रहा है। और ख़राब करने वाले कभी हमारे दीन को पढ़े तो सही, उन्हें पता चले कि इससे प्यारा मज़हब तो कोई है ही नहीं, इस्लाम से प्यारा मज़हब तो कोई है ही नहीं, जितनी इंसानियत इस्लाम सिखाता है। कभी को पढ़े तो सही तनकीद करने से पहले हमारे प्यारे मज़हब को, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को तो पढ़ें, तनकीद करने से पहले एक बार पढ़ें। हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। हम एक दीवार की मानंद हैं जिसकी एक ईंट दूसरी ईंट को बाकायदा मजबूत करती है। आप समझ लें कि मुसलमान एक तस्बीह की तरह है और इस्लाम हमें एक लड़ी में बाकायदा परोए हुए है। हम एक तस्बीह की तरह, इस्लाम हमें एक लड़ी में परोए हुए है। हम एक जंजीर हैं जिसकी एक कड़ी दूसरी कड़ी को मजबूत करती है। अच्छा नाज़रीन, अच्छे बुरे जो लोग हैं वो कहाँ नहीं होते, मुझे बताइए। अच्छे बुरे हर माशरे में होंगे, हर मज़हब में होंगे। अच्छे या बुरे के लिए हम ये तो नहीं कहेंगे कि इसका फ़लाँ मज़हब से ताल्लुक़ है तो ये बुरा है, इसका फ़लाँ मज़हब से ताल्लुक़ है तो ये अच्छा हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं है। अच्छे बुरे लोग हर मज़हब में होंगे, हर माशरे में होंगे, हर मुल्क में होंगे। अभी जो न्यूजीलैंड की क़यादत है, इसकी मिसाल अभी आपने देखी। सिर्फ ये मिसाल नहीं है, दुनिया ऐसे लोगों से भरी पड़ी है जो इस्लाम को जानते हैं, समझते हैं, जिन्हें पता है कि ये दीन सिर्फ़ और सिर्फ सलामती का दीन है। वो ये समझते हैं कि दहशतगर्दी से इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। आज ये मेरे अल्फाज याद रखिएगा, जो दहशतगर्द है ना उसका तो कोई मज़हब ही नहीं है, जो दहशतगर्द है वो तो इंसान ही नहीं है। आपका मज़हब तभी होगा ना जब आप एक इंसान होंगे जो इंसान की कैटेगरी में फॉल नहीं करता। मेरे मुताबिक उसका मज़हब कैसे हो सकता है? तो कोई भी जो दहशतगर्द है, कोई भी जो टेररिस्ट है, उसका कोई मज़हब नहीं है, वो इंसान भी नहीं है, वो इंसानियत की डेफिनेशन पे भी उतरता, तो उसका किसी भी मज़हब से कैसे ताल्लुक़ हो सकता है? वो सिर्फ और सिर्फ एक दहशतगर्द, उसका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं। जो दहशतगर्द है उसका किसी मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं है। तो दहशतगर्दी का इस्लाम से ताल्लुक़ जोड़ते हैं, ज़्यादती है, बहुत ज़्यादती है, दिल आज़ारी है मुसलमानों की। ये सिलसिला रुक नहीं रहा, कब रुकेगा ये सिलसिला? अब दहशतगर्दी से इस्लाम का मेरे अल्फाज याद रखिएगा, जितने भी लोग हैं कि इस्लाम से इसका ताल्लुक़ जोड़ा जाता है, ये तकलीफ पहुंचाई जाती है मुसलमानों को। हमारा दीन हमें अमन सिखाता है, सिर्फ अमन सिखाता है, दहशतगर्दी से इस्लाम का कोई ताल्लुक़ नहीं है। और जो लोग समझते हैं इस बात को, जैसे कि न्यूजीलैंड के वज़ीर आज़म की मैंने आपको क्लिप चला के दिखाया, इनकी एग्जाम्पल दी, मिसाल आपके सामने है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो इस बात को समझते हैं कि इस्लाम सिर्फ मोहब्बत का, अमन का दीन है, ये दर्स देता है मोहब्बत का, अमन का। इस्लाम तो तलवार से फैला ही नहीं है, तबलीग से फैला है, तबलीग से। ऐसे फ़र्द हर माशरे में होते हैं। मैंने कहा कि अच्छे बुरे लोग हर माशरे में होते हैं, ऐसे फ़र्द हर माशरे में हैं और इस्लाम के खिलाफ गुमराह कुन प्रोपेगेंडा को मुस्तरद कर रहे हैं। जो अच्छे लोग हैं तो समझते हैं कि दहशतगर्दी का इस्लाम से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ऐसा एक मंजर ऑस्ट्रेलियन पार्लियामेंट में भी देखने को मिला है, जब एक मनफी सोच रखने वाले रुकने पार्लियामेंट ने मुल्क में बुरके पर पाबंदी का मामला उठाया था। ये ज़रा क्लिप होगा, चलाइएगा टीम। देखा नाज़रीन आपने कि किस तरह से ऑस्ट्रेलियाई अटॉर्नी जनरल जो हैं उन्होंने खातून को मुंह तोड़ जवाब दिया है और खातून की इस हरकत को क्या करार दिया? स्टंट करार दिया और सख्ती से खबरदार किया है कि ऑस्ट्रेलिया में मजहबी आज़ादी का एहतराम किया जाएगा। हर माशरे में मेरे अल्फाज याद रखेगा, खुद ऐसे लोग उठेंगे जो कि पढ़ते होंगे, जो कि समझते होंगे, जिन्होंने पढ़ा होगा दीन इस्लाम को, जो कि जानते हैं कि इस्लाम सिर्फ और सिर्फ अमन का पैगाम देता है और प्रैक्टिकली देता है। और इस्लाम का दहशतगर्दी से, दहशतगर्दी का इस्लाम से दूर दूर तक कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब ये जो सिलसिला है ना मुसलमानों की दिल आज़ारी का, मेरे ख्याल से इसको रुक जाना चाहिए, क्योंकि मुसलमानों की दिल आज़ारी और इस्लाम के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा अब ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पीडीएम मुल्तान जलसे के बाद अब आपको पता है कि लाहौर में जलसा करने जा रही है। अब ये जलसा किस हद तक कामयाब होगा या फिर नाकाम,
सबसे ज़्यादा फिक्र आपको पता है किसको है? नून लीग को है, क्योंकि मुस्लिम लीग नून पंजाब को और ख़ासतौर पे लाहौर को आप जानते हैं कि अपना बाकायदा किला करार देती है, अपना घर समझती है। यहाँ अगर पेशावर की तरह सोचिए जलसे की बजाय होती है तो ना सिर्फ नून लीग की बड़ी रुसवाई होगी, जिल्लत होगी, बल्कि पीडीएम तहरीक भी दम तोड़ सकती है। अब लाहौर में पीटीआई के तारीखी जलसे का रिकॉर्ड तोड़ने के दावे भी हैं। इनकी ख्वाहिश है कि किसी तरह वो रिकॉर्ड तोड़ा जाए, लेकिन बात ख्वाहिशात की नहीं ना होती, बात तो होती है कि हकीकत क्या है। हकीकत ये है कि अंदर खाते टांगे कांप रही हैं, माथे पर पसीने हैं। अपनी इज्जत बचाने के लिए नून लीग बीमारी बेचारगी का शोर कर रही है। पंजाब समेत हर जो दस्तयाब कार्ड है ना, जो मार्केट में दस्तयाब है, वो कार्ड खेला जा रहा है। लेकिन सच्ची बात क्या है कि इस झूठ का साथ देने के लिए ना तो आवाम तैयार है, ना ही नून लीगी रहनुमा। मुस्लिम लीग नून की अहम क़यादत मंजर से गायब है। नवाज शरीफ साहब लंदन में बैठे बीमारी खेलने में मसरूफ़ हैं और शहबाज शरीफ साहब जेल में करप्शन केसेस का सामना कर रहे हैं। अब पीछे रह जाती हैं मरियम नवाज साहिबा। कुछ सियासी हलके क्या बताते हैं कि मरियम नवाज अकेले इस जलसे को कामयाब बना ही नहीं सकते, जबकि बाद सियासी हलके क्या कह रहे हैं कि ये जलसा हुकूमत के लिए बहुत मुश्किलात पैदा कर सकता है। अब किसकी बात में ज़्यादा दम है, ज़्यादा वज़न है, इस पे बात करेंगे। आज मौजूद हैं मेरे साथ प्रोग्राम में तज्ज़ियाकार इमरान खान, किसी तारुफ के मोहताज। इमरान, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पर्सन जमील फारूकी बतौर एनालिस्ट, अब इनको भी देखते हैं। जमील, बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। पहले मैं इमरान आपकी तरफ आना चाहूँगी। इमरान, खबर ये गर्म है कि नवाज शरीफ लाहौर जलसे से खिताब करने के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन है, बहुत बेकरार हैं और लाहौर जिसको अपना ये किला कहते हैं, लोग अपना घर कहते हैं, वाकई बड़ा चैलेंजिंग होगा लाहौर में अगर तारीखी जलसा करना चाहते हैं। और वो तारीखी जलसा जो इमरान खान साहब ने किया था उसका रिकॉर्ड तोड़ने के ख्वाहिशमंद हैं। देखते हैं आपके जलसा होगा और बाकी रिकॉर्ड तोड़ जलसा होगा। देखिए, जितने वो बेताब है बिल्कुल, खासतौर पे लाहौर को अपना किला कहते हैं, अपना घर कहते हैं जी। गुज़िश्ता देखिए, उनके लिए प्रॉब्लम ये है ना, गुज़िश्ता 10 साल से एक बड़ा जलसा ड्यू है। 2009 में उन्होंने एक तहरीक की थी जो वकला की आज़ादी की तहरीक थी, अदलिया की आज़ादी की। वकला उसमें साथ थे, सिविल सोसाइटी साथ थी, तहरीक इंसाफ भी साथ थी, जमात इस्लामी भी साथ थी और वो खुद भी थे। तो वो एक तगड़ा एक शो कर पाए थे उस दौर में। इमरान खान साहब के 2011 के जलसे के बाद से लेकर अब तक मुस्लिम लीग नून का ड्यू है लाहौर में एक बड़ा पावर शो करना। वो अब तक बड़ा पावर शो कर नहीं पाए लाहौर में। उन्होंने 2013 के इंतखाबात में बड़ी कोशिश की, बड़ा प्लान किया, बड़ा जलसा, लेकिन उनको पता चल गया कि वो नहीं कर पाएंगे, तो उन्होंने उसको छोड़ दिया और कैंपेन चलाई। 2018 में नवाज शरीफ साहब जब इस्लामाबाद से बेदखल होकर लाहौर वापस आए तो इन्होंने एक जलसा किया दाता दरबार के बाहर, लेकिन वो भी इम्प्रेसिव नहीं था। वो अभी तक उनके लिए ड्यू है एक बड़ा जलसा करना। किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए इससे अच्छा वक्त कोई नहीं होता कि वो अपोजिशन में हो और बुरे हालात में हो, तो तब लोगों को निकालना उसके लिए आसान होता है। अब देखना यह है कि नून लीग जो काम बड़े लंबे अरसे से ड्यू है, नून लीग को करना है, क्या वो अब कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, बड़ा सवाल। ठीक है, ठीक है, कर पाएगी नहीं कर पाएगी, बहुत बड़ा सवाल है। ठीक है, खासतौर पे जब नवाज शरीफ साहब का इस तरह का बयानिया सामने आ गया जिसके मेरे ख्याल से हक में ना आवाम है बल्कि नून लीग के अंदर के बहुत से लोग हैं जो बड़े परेशान हैं, इस बयानिया का बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकते, तो वाकई बहुत बड़ा चैलेंज है। जमील, आपकी तरफ आना चाहूँगी, आप कैसे देखते हैं? इमरान ने वाकई बड़ा एक अहम सवाल उठा दिया कि अब इनके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। आपको लगता है कि इसमें कामयाब हो सकेंगे ये? देखिए, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अगर जलसे हो रहे हैं तो उसमें कामयाबी किसकी है। इन जलसों में, इन मजमों में, इस रश भरी जो मुख्तलिफ जगह हैं उनमें अगर कामयाबी है तो सिर्फ कोरोना की है, ना तो पीडीएम की है और ना ही गवर्नमेंट की है। जलसे चाहे गवर्नमेंट के हों, जलसे चाहे पीडीएम के हों, किसी के भी हों, उसमें कामयाब कोरोना हो रहा है और नुकसान सरासर उन लोगों को हो रहा है जो उसमें शामिल हैं और जिनमें वो दोबारा जाके मिलते हैं और वो आगे मजीद फैलाते हैं, तो सारा नुकसान उनको हो रहा है। एक बात तो ये तय हो गई। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये जलसा कामयाब हो सकता है या नहीं हो सकता। पेंडेमिक की सिचुएशन में, वबा की सूरत हाल के अंदर 2011-12 के बाद से एक बड़ा जलसा करना, चाहे वो मरियम नवाज शरीफ साहिबा हों, चाहे बिलावल भुट्टो जरदारी या आसफा आ जाएं या फिर मौलाना साहब हों, उनके लिए आसान नहीं होगा। इतना बड़ा जलसा नहीं हो सकता। एक अच्छा पावर शो हो सकता है जिस तरह मुल्तान में किसी हद तक करने की कोशिश की इन्होंने। अब एक नॉर्मल सा जलसा होगा। मेरा एनालिसिस है, क्योंकि इस वक्त जो सिचुएशन है पब्लिक फिर भी बहरहाल जानती है, बहुत ज़्यादा गैदरिंग नहीं होगी। इसको उनकी कामयाबी कहें, नाकामी कहें, अलग बात है, लेकिन असल कामयाबी कोरोना की होगी। अब नाकामी के लिए इंपॉर्टेंट फैक्टर्स क्या हैं गवर्नमेंट के लिए? गवर्नमेंट इन धरनों जलसों से जाने वाली नहीं है, ये तय है।
गवर्नमेंट के जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उनके माथे के ऊपर शिकन तक नहीं है, उनको ये डर नहीं है कि उनकी गवर्नमेंट जाएगी। लेकिन खतरा खदशा पीडीएम के जलसों से नहीं है, खतरा खदशा मरियम नवाज से नहीं है, खतरा खदशा बिलावल भुट्टो या आसफा भुट्टो से नहीं है, या मौलाना फजल रहमान से नहीं है। इन्हें खतरा खदशा खुद अपने तर्जुमानों और उन वुज़रा से है जो बिना सोचे समझे, बिना कुछ जहन में रखे हुए ट्वीट भी कर देते हैं, बयानात भी दाग देते हैं। मैं इसकी एक मिसाल देता हूं, छोटी सी एग्जांपल है। 2 दिन पहले इसहाक डार साहब का हॉट टॉक इंटरव्यू बड़ा वायरल हुआ। अब हॉट टॉक करने वाला जो एंकर है उसकी रिसर्च वैसे ही इतनी पॉपुलर है, पूरी दुनिया जानती है, उसका स्टाइल ही यही है, वो इसी अंदाज से करता है। उसके सामने चाहे पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बैठा हो या मोदी बैठा हो, उसने उसी अंदाज से सवाल करना है और उसने कर लिए। लेकिन पाकिस्तान में क्या हुआ है, देखिए पब्लिक जनरली उसके ऊपर कमेंट कर रही थी, पब्लिक जनरली उसके ऊपर अपनी राय दे रही थी और उसकी तमाम तर जो फेवर जा रही थी गवर्नमेंट को जा रही थी। ऐसे में एक मौसूफ है, वो अक्सर पिंक कलर की शर्ट पहन के और काला चश्मा पहन के टीवी पर आते हैं और हुकूमत के पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के स्पोक्स पर्सन है। उन्होंने एक ट्वीट दागा। क्या ट्वीट दागा? उन्होंने ट्वीट किया कि जनाब तमाम लोगों को सलीम सेकर यानी स्टीफन सेकर को फॉलो करना चाहिए और मैं इंसाफियंस को कहता हूं कि इनको फॉलो करके डन का मैसेज भी इसके ऊपर कर दें। यानी आपने अपने खिलाफ तमाम तर तोपों का रुख कर लिया अपोजिशन की कि ऐसा लगता है कि जैसे ये शो प्लांट किया गया था, इसके सवाल दिए गए थे। क्या जरूरत थी ऐसा करने की? एक और अहम चीज हुई, वो क्या? 2 लिस्टें शाया कर दी। एक लिस्ट थी उन सहाफियों की जो लगता है कि गवर्नमेंट की नजर में बड़े कंस्ट्रक्टिव हैं, बड़े सपोर्टिव हैं, चेंज नैरेटिव के हामी हैं, और एक उसमें इमरान रियाज साहब का भी नाम है, हमारे भाई हैं साथ बैठे हुए हैं। और दूसरी लिस्ट शाया कर दी पीटीआई के ट्विटर हैंडल के ऊपर ही, और वो जो कि करप्शन के हामी है। तो ये गवर्नमेंट को जेब नहीं देता। आपको ऐसे काम नहीं करने चाहिए जिससे आपकी अपनी मतलब आपकी अपनी फेवर में आती हुई बॉल दूसरे के कोर्ट में चली जाए। इससे बड़ा अलमिया नहीं हो सकता। और खान साहब को ही नुकसान हो रहा है इसका। खान साहब की नीयत अच्छी है, खान साहब परफॉर्मर हैं, कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने सब कुछ कर लेना है, लेकिन आपको लगता है कि ऐसा करना ये बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ठीक है, इनके खिलाफ जाती है बात। ठीक है जी, आपका पॉइंट आ गया जमील काफी डिटेल में। ठीक है इमरान, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा, अपने जमील का पॉइंट भी सुना, इस पर अगर आपको कमेंट करना चाहें आप कर सकते हैं। साथ ही मेरा सवाल भी ले लीजिएगा कि एक हफ्ते में जरदारी साहब और नवाज शरीफ ने इमरान 3 बार राब्ता हुआ है। अब ये सियासी बीमारों के जो बढ़ते हुए राबते हैं, इस पर आप क्या कहते हैं? अंदर की खबर ये भी कि जरदारी साहब को कोई नया मिशन मिल गया शायद, आपके पास कुछ मजीद खबर इस हवाले से शेयर कीजिएगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखें, वो उनकी सियासत किसी और वजह से है। इस वक्त वो हुकूमत नहीं गिराना चाहते, मैं आपको कंफर्म कर दूं। ठीक, अगर किसी को ये लगता है कि अपोजिशन हुकूमत को गिराना चाहती है तो वो नहीं गिराना चाहते। वो कुछ गारंटीज जब तक उनको नहीं मिलेंगी वो अगले इंतखाबात में नहीं जाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ ये चाहते हैं कि वो गारंटीज उनको जल्द अज जल्द मिल जाए। वो इतना दबाव डाल दें फरवरी तक कि फरवरी में उनको हुकूमत गिराने के लिए ग्रीन सिग्नल मिले और फिर वो हुकूमत गिरा दें। ये अगले जो 2.5 महीने हैं, ये बहुत ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग नर्व्स का आदमी होगा वो इनको टैकल कर पाएगा। नंबर 1। नंबर 2, देखिए मेरा ये मानना है कि जो इंटरव्यू किया स्टीफन ने इसहाक डार का, वो इंटरव्यू नहीं था, वो बेइज्जती की है उसने। स्टीफन के इंटरव्यूज को अगर आप देखें और गौर से सुने तो उसका अंदाज तो सवाल करने का वही होगा। आदमी अपना लहजा तो नहीं बदल सकता जब तक कि उसको फ्लू ना हो मेरी तरह। एग्जैक्टली। तो वो जो स्टीफन का लहजा है वो तो वही है, लेकिन ये कोई सवालात उसके टेक्निकल नहीं थे। स्टीफन की जो तैयारी होती है वो तैयारी उस इंटरव्यू में बिल्कुल नहीं थी। वो इसहाक डार के लिए ना तैयार था, ना वो इसहाक डार का इंटरव्यू लेने के लिए विलिंग था। बीबीसी ने नवाज शरीफ से कहा था कि आप हमें इंटरव्यू दीजिए, और नवाज शरीफ साहब ने कुर्बानी का बकरा आगे से भेज दिया। इसहाक डार का इंटरव्यू बीबीसी लेना ही नहीं चाहता था, ना वो इसके लिए विलिंग था। तो उन्होंने सिर्फ अपना गुस्सा उतारा, यानी बूट पॉलिश करना, हिपोक्रेसी, मुनाफकत, ये जो लफ्ज उसने इस्तेमाल किए और जिस अंदाज में उसने इंटरव्यू किया उसमें जीरो तैयारी थी। यानी बीबीसी की तैयारी इससे 10 गुना बेहतर हो सकती है। इंटरव्यू की कोई तैयारी नहीं थी, विदाउट प्रिपरेशन एक इंटरव्यू था, और इंटरव्यू के अंदर जो सवालात, एक्चुअली जवाब में कुछ नहीं था, हर चीज सवाल में थी। आप देखिए उसने कहां पे फंसाया इसहाक डार को, कहां पे उसने इसहाक डार को काउंटर किया? कहीं भी नहीं किया। वो अगले से अगला सवाल, अगले से अगला सवाल, वो जूते मारता चला गया और डार साहब खाते चले गए।
गौर करें, वो इंटरव्यू नहीं था, वो सहाफत नहीं हो रही थी, वो बीबीसी का एंकर गुस्सा उतार रहा था कि तुम्हें कहा था नवाज शरीफ, लेकिन इमरान आपने बड़ा अहम पॉइंट रेज किया। ठीक है चले, उन्होंने गुस्सा निकाला हुआ, आपने कहा कि कहीं पे काउंटर अटैक नहीं किया एंकर ने, लिखे हुए सवाल वो पूछता चला गया, सवाल पे सवाल पूछता चला गया और वो जवाब ना दे सके। लेकिन एक अहम पॉइंट ये भी तो रेज किया जाएगा ना यहाँ पे कि फिर वो जवाब क्यों ना दे सके, उनके पास किसी बात का जवाब नहीं था, वो सीने छूटे हुए थे डार साहब के। डार साहब वाज एक्सपेक्टिंग टेक्निकल चीजें, उनको आइडिया नहीं था कि एक एंकर उनको जो है वो बिठा के बेइज्जती शुरू कर देगा मुंह के ऊपर ही, और वो एंकर भी गोरा होगा और उसी के मुल्क के अंदर जो है मैं वहां पे पड़ा हुआ जी हाँ लेकर, तो वो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे जो हालत यानी डार साहब बहुत कंफ्यूज हो गए आपके मुताबिक। टेक्निकली वो तैयारी करके गए थे इंटरव्यू की डार साहब, लेकिन जिन चीजों की वो तैयारी करके गए तो उस पर बात ही नहीं हुई। हाँ हाँ, यानी वो चाहते थे मईशत के हवाले से बात हो, इकोनॉमी के हवाले से बात हो, इससे बढ़ के कोई बात ना। जमील ने कहा कि पीटीआई के लोग क्यों ये ट्वीट करते हैं और ये सारा कुछ, इनके तर्जुमान ऐसा क्यों करते हैं, जी 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 इसीलिए करते हैं जी जी डिस्कस करें टीम में बैठ के, इसीलिए करते हैं कि जमील को गुस्सा आए और वो डिस्कस करे। मैंने तो बॉदर ही नहीं किया, मेरा नाम ये 10 दफा डालते हैं बुरे लोगों में, 10 दफा डालते हैं अच्छे लोगों में। बुजदार के खिलाफ स्टोरी कर दो तो मैं बहुत बुरा आदमी हो जाता हूँ, और शहबाज शरीफ के खिलाफ स्टोरी करो तो बहुत अच्छा आदमी हो जाता हूँ। तो ऐसा नहीं है, एक्चुअली ये आपको आपकी अटेंशन को डाइवर्ट करते हैं। पीटीआई इसमें साइंटिस्ट है, वो क्या करती है, वो आपको एक नए इशू की तरफ मोड़ देती है और आप मुड़ जाते हैं, अबाउट टर्न आप मुड़ जाते हैं वहां पे। थोड़ा सा हमें दिमाग से काम लेना चाहिए, बॉदर ना करें इन चीजों को, और इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत अच्छी ऑब्जर्वेशन आपकी इमरान, बिल्कुल हाँ ठीक 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 है। ब्रेक के बाद मिलते हैं, दोनों मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं ऐसे नहीं चलेगा। मैं हूं आपके साथ डॉक्टर फिजा अकबर खान और इमरान खान और जमील फारूकी, दोनों मेहमानों को एक बार फिर से बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। इमरान ने ब्रेक से पहले एक बड़ा अहम पॉइंट उठाया था, जमील आपने सुना होगा और मेरे ख्याल से आप जवाब भी देना चाह रहे होंगे, लेकिन मुझे ब्रेक पे जाना था। जी बिल्कुल, इमरान साहब की अपनी ऑब्जर्वेशन है, जाहिर है माशाल्लाह एक सीनियर एंकर पर्सन है, हमारे कुलीग हैं, बड़े ज़बरदस्त चीज़ों के ऊपर राय रखते हैं, इनकी अपनी रिसर्च है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम अगर बना है बतौर पार्टी तो इमरान खान साहब के नाम पर ही बना है, वज़ीर आज़म पाकिस्तान के नाम पर बना है, उन लोगों के नाम के ऊपर नहीं बना जिनका ना तो कभी उन्होंने काउंसलर का इलेक्शन लड़ा है और वो तर्जुमानी की हैसियत से फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं तर्जुमान की हैसियत से, तो वो अगर कोई ट्वीट करते हैं या कोई स्टेटमेंट देते हैं तो वो ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है, ऑफिशियल स्टेटमेंट ऑफ द स्टेट होता है, यानी हमारी हुकूमत, रियासत तो ना सही, हुकूमत का ऑफिशियल स्टेटमेंट होता है। तो उसके ऊपर बहरहाल कोई नहीं बात करना चाह रहा, उसको इग्नोर करना चाह रहा है, करे, लेकिन हमें अपने पर्सपेक्टिव से एक एंगल देखना होता है, और एंगल यही है कि जिस चीज़ की कोई ज़रूरत ही नहीं होती, यानी आप देखिए ना कि एक जनरल डिस्कशन हुई हॉट टॉक में और वो डिस्कशन यहाँ पर ऑलरेडी हाइप क्रिएट कर चुकी थी, आपने अपोजिशन की तोपों का रुख अपनी जानिब मोड़ लिया, ऐसा एस्पेक्ट दिया कि जैसे लगता है कि सारा क्रेडिट इनका है, सारा किराया इन्होंने है। उसके बाद से अपोजिशन ने कहना शुरू कर दिया कि लगता है ऐसे है कि सवालात थमाए गए थे। उसके बाद से हामिद मीर साहब ने कॉलम भी लिख दिया कि लगता है ऐसा है कि सवालात थमाए गए थे। जब ये चीजें होने लग जाती हैं तो फिर डिस्कशन तो खुद ब खुद शुरू होती है, और ये गलत करते हैं। इसका नुकसान तमाम तर जो नुकसान है या इसका जो दाग बर्दाश्त करना पड़ रहा है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को बर्दाश्त करना पड़ रहा है। और इसमें अगर हम ये कहें कि हम इग्नोर कर दें, हमारे इग्नोर करने से भी कुछ नहीं होगा, लेकिन देखने वाले इसको देख भी रहे हैं। आपके उस लूज बॉल से, जिस लूज बॉल से सिक्सर मारने का मौका आपके मुखालफिन को मिल रहा हो, तो वो लूज बॉल तो लूज बॉल कहलाएगी ना सर, उसको मैं बेहतरीन पेसिंग बॉल तो नहीं कहूंगा जिस पे क्लीन बोर्ड हो सके कोई। फिजा अच्छा जमील, ये तो खैर अपनी अपनी मेरे ख्याल से सबकी हिकमत अमली है, सबकी अपनी सोच है, सबका अपना अंदाज है कि आपने किस तरह रिएक्ट करना है। कोई रिएक्ट कर जाएगा, कोई वाकई इग्नोर कर जाएगा स्मार्टली। मेरे ख्याल से कई दफ़ा इग्नोर कर देना भी जहानत की निशानी होती है, आप अग्री करेंगे इस बात से। लेकिन बाकी आपके वाली बात कि कई बार हम बहुत सी बातों को इग्नोर नहीं कर पाते, हम आवाज़ उठाते हैं। इमरान आपकी तरफ आना चाहूँगी। इमरान, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ और हमजा में जो आखिरी मुलाकात हुई है उसके हवाले से कहा जा रहा है, आपने भी सुना कि नून लीग लाहौर जलसे से पहले शायद इस्तीफ़ों का ऐलान भी कर सकती है। आपको लगता है कि इतनी हिम्मत करेगी नून लीग, और अगर ऐसा करती है तो क्या पीपल्स पार्टी साथ देगी? पहले तो बताइए कि क्या ऐसा हो सकता है या बस ऐसे ही कहा जा रहा है? देखिए, नून लीग जब इस्तीफों का ऐलान करेगी तो सबसे पहले वो अपने अरकान कौमी और सूबाई असेंबली से कहेगी इस्तीफे लाके जमा करवाओ, और देखना यह है कि वो इस्तीफे लाकर जमा करवाते हैं या नहीं करवाते। ये एक बहुत बड़ा सवाल है। अगर तो देखिए, सबसे पहले वो ये कहेंगे ना अपने MNAs को, अपने MPs को कि जी आप अपने इस्तीफे ले आए, लाकर आप हमें जमा करवा दें।
और वो खबर फिर पूरे पाकिस्तान में फैल जाएगी कि नून लीग ने अपने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली से इस्तीफे मांग लिए। तो पहला सवाल तो ये है कि नून लीग के अपने अरकान कौमी और सूबाई असम्बली इस्तीफे लाकर नून लीग के हाथ में थमाएंगे या एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना लेंगे? बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सही। उनके लिए बड़ा मुश्किल है। बहुत देखिए, बड़ा सवाल, बहुत बिल्कुल। मेहनत लगा के एक आदमी एमपीए बनता है या एमएनए बनता है, करोड़ों रुपए लगा के आप उसको कहें कि तुम इस्तीफा देकर आ जाओ फौरन, तो उसके लिए मुश्किल फैसला होता एग्जैक्टली। है। इमरान खान साहब के पास 35 बंदे थे, उन्होंने भी सारों ने इस्तीफा नहीं दिया था, तो ये डिफिकल्ट हो जाएगा। पीपल्स पार्टी किसी सूरत भी इस्तीफे नहीं देगी इस वक्त। ठीक है। फजलुर रहमान साहब जब इस्तीफे मांगेंगे तो फजलुर रहमान साहब की पार्टी पहले ये कहेगी कि पीपल्स पार्टी के और पीएमएलएन के इस्तीफे लेकर आए, तब हम भी अपने इस्तीफे आपके हवाले करेंगे। तो इस्तीफों वाला ऑप्शन बड़ा मुश्किल है, और वो सही। तभी होगा जब कलेक्टिव होगा और सारे इकट्ठा देंगे। ठीक है। अभी तो इस्तीफे देखें, याद रखें, पीएमएलएन तब तक इस्तीफे नहीं देगी जब तक और कि शायद ये establish- लास्ट ऑप्शन भी होगा इमरान, ऐसा ही है ना? अगर उनको ऐसा होता तो guarantee- बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल का ऑप्शन होगा ये, अगर अवेल किया जाए। देखें, उनको जी। गारंटी चाहिए। जब तक एस्टेब्लिशमेंट उनको गारंटी नहीं देती तब तक वो इस्तीफे लाकर अपनी क़यादतों को जमा नहीं करवाएंगे। सही। अच्छा, इस मुलाकात में इमरान ये भी कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने मरियम को बड़ा मशवरा भी दिया है कि इस हद तक ना जाएं। ठीक है जमील, मैं आपकी तरफ भी आती हूँ। जरा एक सवाल है इमरान, यहाँ तक ये कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने मरियम को ये मशवरा भी दिया है कि उस हद तक ना जाएं कि वापस आना आपके लिए मुश्किल हो जाए। यानी हम कह सकते हैं जो बयानिए का फ़र्क है उस मशवरे से बाकायदा वाज़ेह आया है। क्या ये मान लेंगी मरियम साहिबा ये बात? देखिए, ये मजाक है जो बाहर निकला है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। शहबाज शरीफ का एक वीडियो याद करें ना आप फिजा, अच्छा। आपने वो वीडियो जरूर देखी होगी, बल्कि आपने उसको रिपोर्ट भी किया होगा और जरूर किया होगा। एक दिन आसिफ अली जरदारी के खिलाफ चोर चोर के नारे लग रहे थे और अली बाबा 40 चोर और इस तरह नारे लग रहे थे। तो नवाज शरीफ साहब जी, बैठे जी, हुए जी। थे सामने स्टेज के ऊपर, तो नवाज शरीफ साहब इशारा करके लोगों को रोक रहे थे और बिल्कुल उनके बराबर में बैठे हुए शहबाज शरीफ साहब हाथ के इशारे से लोगों को कह रहे थे कि लगाओ लगाओ नारे लगाओ। हाथ के इशारे से ऊंची ऊंची इशारे कर रहे थे कि आप नारे लगाओ, फटाफट लगाओ जरदारी के खिलाफ नारे। ये हमेशा दोनों भाई मिलकर खेलते हैं। इस फैमिली के अंदर ये तरीका वारदात है कि गुड कॉप्स और बैड कॉप्स। इस वक्त जो है मरियम नवाज के हार्ड लाइनर का रोल प्ले करना है, और वो रोल ऐसे ही प्ले होगा कि वो अपने लोगों को, अपने वोटर्स को, अपने सपोर्टर्स को फौज के खिलाफ, इदारों के खिलाफ मुतहर्रिक रखें और उनको ये बताएं कि हम इनकलाबी बन चुके हैं और खड़े रहो मजबूती के साथ। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब ने इसका फायदा सही। उठाते हुए मुज़ाकरात करने हैं, लेकिन जब इक़्तिदार आएगा तो सबका मुश्तरका आएगा। ठीक, सही सही, ठीक है। जमील, आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी हाँ, ये इस्तीफों का ऑप्शन अगर अवेल करना होता तो कब का हो चुका होता। ये दरअसल एक कंसिस्टेंट स्ट्रेन डेवलप करना होता है, और वो कंसिस्टेंट स्ट्रेन अपने जलसों के जरिए डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें किसी हद तक कामयाब भी हुए हैं, इस कोरोना पेंडेमिक की सिचुएशन में भी कामयाब हुए हैं। लेकिन आपको इस चीज़ में एक बात की दाद देनी पड़ेगी स्मार्ट मूव के ऊपर, जरदारी साहब को और बिलावल को। बिलावल ने उस वक्त स्मार्ट मूव कोई खेला था जब कराची में कैप्टन सफदर वाला वाकया हुआ था, और आज जरदारी साहब ने स्मार्ट मूव खेल दिया है। वो कैसे? फोन करके कह दिया कि जी आप अगर आते हैं यहाँ पर तो पीडीएम की तहरीक मजीद बेहतर हो सकती है, और उसको मशरूत कर दिया उनकी आमद से। तो आप देखिए कि जरदारी साहब ने किस अंदाज से सारे मैटर को फोर प्ले किया। इसमें विन विन सिचुएशन उनकी है, और इस सारी सिचुएशन के अंदर अगर ज्यादा नुकसान किसी को हुआ है तो वो पीएमएलएन को हुआ है। और पीएमएलएन के भी दो धड़े जो हमें लग रहे हैं, जिसके ऊपर मुख्तलिफ लोग ये कहते चले आ रहे हैं कि दो धड़े हैं जी, एक शीन हो जाएगा और एक नून हो जाएगा, वो अपनी जगह पर। लेकिन अब पीएमएलएन के पास ऑप्शन कोई नहीं बचा। जब आप इतनी बड़ी हार्ड लाइन के ऊपर चले जाएं तो फिर वो यही कहेंगे कि जरदारी साहब अपने मशवरे अपने पास रखें, हमने जो करना होगा कर लेंगे। अब नवाज शरीफ साहब इस सूरत में अगर पाकिस्तान आते हैं जरदारी साहब के मशवरे के ऊपर, तो बिल्कुल ऐसा होगा, एन ऐसा होगा जैसा किसी साहब ने इसहाक डार साहब को मशवरा दिया कि आप हार्ड टॉक के ऊपर चले जाएं। बिल्कुल वैसा होगा, क्योंकि जो कुछ मियां नवाज शरीफ साहब कर चुके हैं स्टेट इंस्टीट्यूशंस, और जनरल साहब चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के मुतालिक कह चुके हैं, जो कुछ आईएसआई चीफ के अगेंस्ट कह चुके हैं, उसके बाद उनकी पाकिस्तान की सियासत के अंदर उतनी अहमियत बाकी नहीं बचती। वैसे जमील, किसी साहब ने क्या, नवाज शरीफ साहब ने खुद ही समधी साहब को मशवरा दे दिया कि तुम चले जाओ, जाना तो उन्होंने था, उन्होंने खुद ही भेज दिया। आप किसकी बात कर रही हैं? सॉरी, मुझे आवाज कट रही थी आपकी।
मैंने कहा आपने कहा ना बिल्कुल ऐसे होगा जैसे किसी आदमी ने मशवरा दे दिया था इसहाक डार साहब को कि वहाँ चले जाएं इंटरव्यू के लिए, तो वो तो किसी आदमी उनके अपने समधी थे नवाज शरीफ साहब, जिन्होंने खुद उनको भेज दिया आगे कि मैं नहीं जा रहा, आप चले जाएं। नहीं, आपने फिर आपको शायद इस खबर का इल्म नहीं है, क्योंकि बहुत सारे एंकर्स ने इंक्लूडिंग हामिद मीर साहब ने ये कहा है कि पाकिस्तान के किसी, बल्कि शहबाज गिल साहब ने भी ट्वीट किया हुआ था, पाकिस्तान की किसी जय्यद सहाफ़ी ने इसहाक डार साहब को मशवरा दिया कि आपने हॉट टॉक पे चले जाना है, तो वो चले गए उनके कहने पे। इसी तरह से पाकिस्तान की एक पॉलिटिकल पार्टी के शरीक चेयरमैन का मशवरा जा रहा है मियां नवाज शरीफ साहब को कि आप पाकिस्तान वापस आ जाएं। इतना कुछ करने के बाद तो अब आप देखिए जिस इतनी हार्डलाइन ली हुई हो, लेकिन खबर ये भी है ना कि नवाज शरीफ साहब को जाना था वहां पे, नवाज शरीफ साहब नहीं गए इंटरव्यू देने के लिए। से इमरान ने भी इस बात को अभी डिस्कस किया था कि नवाज शरीफ साहब को जाना था इंटरव्यू के लिए। नहीं ठीक है, वो अपनी जगह पर एक खबर है, हर किसी के अपने अपने सोर्सेज हैं, तो हम उनको देख के ही आगे चलेंगे। बिल्कुल। अच्छा, मुझ तक भी वैसे खबर आई थी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इमरान आपकी तरफ आना चाहूंगी। इमरान, राना सनाउल्लाह कहते हैं कि 2011 में जो तहरीक इंसाफ का लाहौर में मीनारे पाकिस्तान पे एक तारीखी और बड़ा जलसा हुआ था, वो सिलेक्टर्स ने करवाया था, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे। अब इसलिए वो कहते हैं कि वो बहुत बड़ा जलसा था चूंकि वो सिलेक्टर्स ने करवाया था। इस बयान से आपको ऐसी फील नहीं आती, ये नहीं लगता कि नून लीग ने अपने जलसे को लेकर पहले से ही हम कह सकते हैं कि शिकस्त या हार तस्लीम कर ली है? देखिए, इमरान खान के अगर सिलेक्टर के साथ ताल्लुकात है तो गुज़िश्ता 10 साल से हैं। नून लीग के उनके साथ ताल्लुकात हैं सदियों पुराने, बहुत पुराने, बिल्कुल पैदाइश से लेकर आज तक। हाँ, इस टाइम को 10 साल को आप 3 गुना कर दें, इससे भी ज्यादा कर दें। बिल्कुल। तो उन्होंने क्यों नहीं ऐसे बहुत सारे जलसे नून लीग को करवा के दिए? ये सवाल तो पूछना चाहिए उनसे। सही। क्या उन्होंने फौजियों की यूनिफॉर्में उतार के और उनको सलवारें कमीज़ें पहना के जलसे में भेज दिया था? पाकिस्तान के बॉर्डर से सारे फौजी उठा के लाके मीनारे पाकिस्तान इकट्ठे किए गए थे। औरतों और बच्चों को डंडे मार मार के ग्राउंड में इकट्ठा किया गया था। अनारकली से पैदल गया था मैं वो जलसा रिपोर्ट करने के लिए, उससे आगे गाड़ी नहीं जा रही थी। तो वो जलसा तो हुआ था और लोग उसमें आए थे। उस वक्त का सिनेरियो कुछ और था। शायद इमरान खान भी दोबारा वो ना कर पाए। नून लीग के लिए देखिए ड्यू है कि उनको एक बड़ा जलसा करना है। दूसरा देखिए, ये जो है कि एक मशवरा किसी जय्यद सहाफ़ी ने दिया इसहाक डार को, अब ये गोंगलों पे मट्टी डालने के लिए मुख्तलिफ लोगों के नामों को इस्तेमाल करते हैं PMLN वाले, और जो ये खुद नहीं कह सकते वो ये दूसरों के खाते में डालते हैं। असल स्टोरी ये है, BBC लंदन से आप पता करवा लें, कोई सोर्सेज हैं तो, वो नवाज शरीफ का इंटरव्यू मांग रहे हैं और बड़े अरसे से मांग रहे हैं। और इन्होंने इसहाक डार को इसलिए आगे किया कि इनको ये शक हो गया। खबर आई थी इमरान, बिल्कुल जी, मैं आपको बता दूं इन्होंने इसहाक डार को आगे क्यों किया है। एग्जैक्टली इनको ये शक हो गया था कि BBC जो है, BBC किसी डॉक्यूमेंट्री पे काम कर रहा है, बना के अगर इसको इंटरव्यू ना दिया BBC को, तो ये ना हो कि कहीं BBC कोई इनके खिलाफ डॉक्यूमेंट्री बना दे। इनको ये भी डर था। ठीक है जी। इमरान खान, जमील फारूकी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ डॉक्टर फिज़ा अकबर खान को दीजिए इजाजत। आपसे मुलाकात सेम टाइम सेम चैनल। अगर जिंदगी ने वफा की दुआ में याद रखिएगा, अपने अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बाद सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।